नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ चेहरे पे चेहरा नॉवल का पार्ट 5। इसके बाकी के 4 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी किए बिना शुरू करते हैं चेहरे पे चेहरा नॉवल का पार्ट 5। स्मैक और डुप्लीकेट चाबियों पर खर्चा करता करता कंगाल हो चुका जामवंत राव तनख्वाह से भी गया। उसने कोई और नौकरी हासिल करने की बेमन से थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन काम न बना। अधिकतर लोग तो उसकी सूरत देखकर ही उसे डोप एडिक्ट होने का शक करने लगते थे। यही गनीमत थी कि वो कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था। अगले 3 महीने उसने बीवी की तनख्वाह के सहारे 60 लॉकरों की डुप्लीकेट चाबियों के किसी तिलस्मी इस्तेमाल के सपने देखते काटे। उसी दौरान नशे की तरंग में एक बार उसने चाबियों का जिक्र अपने दोस्त सतीश आनंद से किया। सतीश आनंद ने उसे आगे मुबारक अली से मिलाया, और मुबारक अली से मिलने वाले का उसके शागिर्द जॉर्ज सेबेस्टियन से मिलना लाजमी होता था। ये उसे बाद में मालूम हुआ था कि मुबारक अली एक खतरनाक मवाली था और फिल्मों में एक्स्ट्रा सप्लाई करने वाले एक आदमी का एजेंट था। ये वो धंधा था जो उसने निश्चय ही पुलिस के प्रकोप से बचने के लिए दिखावे को पकड़ा हुआ था। ये चारों मिले बेतकल्लफ हुए तो वॉल्ट लूटने की उस खतरनाक योजना की रूपरेखा तैयार करने लगे, जिसके किसी अंजाम तक पहुंचने की अब जाकर कोई उम्मीदें हुई थी। पिछले 3 ही महीनों में उसके घर के हालात बहुत खस्ता हो गए थे। परिवार की आय का साधन केवल उसकी बीवी अंजना की 1500 रुपये तनख्वाह रह गई थी, जो वो एक प्राइवेट कंपनी में स्टेनो की नौकरी करके पाती थी। उसमें से आधी की तो जामवंत राय स्मैक पी जाता था, और बाकी आधी पेट की ज्वाला शांत करने के लिए कतई नाकाफी साबित होती थी। उसकी बीवी रो रो कर फरियाद करती थी कि वो कोई नौकरी करे या ना करे, कोई रुपया पैसा कमाए या ना कमाए, लेकिन भगवान के वास्ते इस नामुराद नशे से किनारा कर ले। जवाब में वो हमेशा हामी भरता था और अपनी बीवी से 1-2 दिन की मोहलत मांगता था। अंजना अब उससे इस कदर निराश हो चुकी थी कि उसने कुछ कहना ही छोड़ दिया था। जामवंत राव नशे में भावुक हो जाता था, बीवी के पहलू से लगकर जार जार रोने लगता था, और फिर उसको आइंदा बेतहासा खुशहाली के वो सब्ज बाग दिखाने लगता था जिन्हें सुन सुनकर अंजना के कान पक गए थे। उस रोज जामवंत राव घर लौटा ही था कि किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटा दिया था। दरवाज़ा खोलने पर उसने चौखट पर मुबारक अली को खड़ा पाया। दोनों में कुछ खुसर फुसर हुई, जो कि पीछे पलंग पर लेटी अंजना ना सुन पाई। फिर मुबारक अली को भीतर बुलाने का कोई उपक्रम किए बिना जामवंत राव ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपनी बनियान लुंगी उतार कर कमीज़ पतलून पहनने लगा। अब कहाँ चले इतनी रात को, अंजना आहत भाव से बोली। कहीं काम से जाना है, जामवंत राव ने जूते पहनते हुए कहा। उस मवाली के साथ? वो मवाली नहीं है तो स्मगलर होगा, डोप एजेंट होगा। वो मेरा दोस्त है और कहीं नौकरी के लिए मेरी सिफारिश लगवाने वाला है। आधी रात को? अभी 11 भी नहीं बजे हैं। अब के गए कब लौटोगे? सुबह जाना? नहीं, अभी जाना ज़रूरी है। अंजना ने एक आह भरी। आह सुनकर जामवंत राव ने अपनी बीवी की तरफ देखा और फिर बड़े विनयशील स्वर में बोला, अंजना, मेरा विश्वास करो, मैं जो कुछ कर रहा हूँ घर की भलाई के लिए कर रहा हूँ। आज मेरा वक्त खराब है अंजना, लेकिन देख लेना, एक दिन ऐसा आएगा कि सारी दुनिया मेरे कदमों पर झुकी होगी। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें दौलत के अंबार से ढक दूंगा। मेरी जिंदगी में तो क्या आएगा ऐसा दिन। अंजना के स्वर में ऐसी कराह थी कि जामवंत राव से ये कहते ना बना कि वो दिन जरूर आएगा, बल्कि वो हड़बड़ाकर खिसियाकर परे देखने लगा। जल्दी लौटने की कोशिश करना, अंजना बोली। तुम जानते हो कि तुम घर से बाहर हो तो मुझे नींद नहीं आती। मैं बस गया और आया, वो बोला। वो बाहर निकल गया। अंजना दरवाज़ा बंद करने के लिए उसके पास पहुंची तो थोड़ी देर वहीं ठिठकी खड़ी रही। उसने अपने पति को चौल की सीढ़ियों के मोड़ पर ठिठकते देखा। उसने उसे एक पुड़िया सी खोलकर उसे सूंघते देखा तो उसके कपोलों पर एकाएक आंसुओं की 2 बूंदें ढुलक पड़ी। फिर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। सीढ़ियों के नीम अंधेरे में ठिठके खड़े जामवंत राव को नहीं पता था कि उसकी बीवी उसे देख रही थी। हजारा सिंह से हासिल हुई भूरे कागज़ में लिपटी हेरोइन को उसने अपने नाखूनों में उतारा। तुरंत उसके मस्तिष्क में अनार सा फूटा और उसके सारे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उसने बड़े संतुष्टिपूर्ण भाव से गर्दन हिलाई
और बाकी बची हेरोइन को उसने वापस भूरे कागज में लपेटकर पतलून की जेब के सबसे गहरे कोने में धकेल दिया। फिर वो यूं दृढ़ता से सीढ़ियों के दहाने पर उसकी प्रतीक्षा में खड़े मुबारक अली की तरफ बढ़ा, जैसे हेरोइन के उस डोज ने उसके भीतर कुल जहान से लड़ने की कुव्वत पैदा कर दी हो। एक कराह की आवाज इंटेंसिव केयर यूनिट के स्तब्ध वातावरण में गूंजी। ड्यूटी पर तैनात नर्स ने अपने हाथ में थमी पत्रिका पर से सिर उठाया। कराह उसे फिर सुनाई दी। वो उठकर खड़ी हो गई और उन 9 बेडों पर निगाह दौड़ाने लगी जिन पर मरीज मौजूद थे। नया मरीज कराह रहा था। नर्स के माथे पर बल पड़ गए। डॉक्टर दस्तूर ने कहा था कि उसे सिडेटिव का इंजेक्शन दिया जा चुका था, ऊपर से ऑक्सीजन लगी हुई थी। उस लिहाज से उसे वहां से आगमन के आधे घंटे बाद ही कराहने नहीं लग जाना चाहिए था। उसका यूं कराहना उसकी नाजुक हालत की तरफ एक खतरनाक इशारा था। वो लपक कर डोंगरे की बेड पर करीब पहुंची। क्या बात है? वो सहानुभूतिपूर्ण स्वर में बोली। क्या महसूस हो रहा है? डोंगरे ने बड़ी मेहनत से आंखें खोली। उसके होंठ फड़फड़ाए। क्या कहना चाहते हो? नर्स बोली। डोंगरे के होंठ फिर फड़फड़ाए। मरीज कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था। फिर 1-2 अस्पष्ट से शब्द मरीज के होंठों से निकले। नर्स नीचे झुकी। उसने अपना एक कान ऐन मरीज के होंठों के करीब कर दिया और बोली, अब कहो क्या कहना चाहते हो। अगले क्षण नर्स की नाजुक गर्दन डोंगरे की मजबूत हाथों में थी। बाकी के शब्द नर्स के गले में ही घुटकर रह गए। डोंगरे ने सूखी टहनी की तरह नर्स की गर्दन तोड़ दी। उसको अपनी पकड़ में निश्चेष्ट होता पाते ही वो फुर्ती से उठकर बैठ गया। ड्रिप और ऑक्सीजन की नलकियां उसने उधेड़कर अपने जिस्म से अलग की। फुर्ती से उसने नर्स को बेड पर अपनी जगह लिटा दिया और उसके शरीर को सिर से पांव तक चादर से ढक दिया। फिर वो पलंग की पीठ की ओट में उकड़ू होकर बैठ गया। यूनिट के दरवाजे के ऊपरले आधे भाग में शीशे लगे हुए थे और उन शीशों में से गाये बगाए कोई ना कोई पुलिसिया भीतर झांकता रहता था। वो कुछ क्षण प्रतीक्षा करता रहा। उस दौरान उसने अपने सिर के इर्द गिर्द पगड़ी की तरह लिपटी पट्टियां उतार दी। फिर वो उकड़ू उकड़ू चलता आगे बढ़ा। सिहान कौन से बेड पर थी उसे नहीं मालूम था। वो उसकी बेड की अगल बगल की बेडों पर नहीं थी। ये वो पहले ही कनखियों से देख चुका था। सिहान उसे दरवाजे के करीब दाईं ओर की पहली बेड पर मिली। उसकी बेड के पहलू से उसने धीरे से सिर उठाया। सिहान का चेहरा राख की तरह सफ़ेद और बेहिस था। ड्रिप की बोतल में उठते बुलबुलों से ही मालूम होता था कि वो जिंदा थी। डोंगरे ने एक सतर्क निगाह दरवाजे की तरफ डाली और फिर अपने दोनों हाथ बढ़ाकर एक हाथ से लड़की का गला और दूसरे से उसका मुंह दबा दिया। लड़की केवल एक बार जोर से तड़पी और फिर उसका शरीर स्थिर हो गया। जिंदगी के साथ जिस बहुत ही नाजुक डोरी से वो जुड़ी हुई थी वो डोरी टूट गई। ड्रिप की बूंदें स्थिर हो गई थी और बोतल में बुलबुले उठने बंद हो गए थे। शिहान मर चुकी थी। वो उठकर सीधा खड़ा हुआ था। दबे पांव चलता वो कोने की खिड़की के करीब पहुंचा। उस खिड़की के पास खड़ा वो दरवाजे की शीशों में से दिखाई नहीं दे सकता था, लेकिन नर्स को अपनी सीट पर से गायब पाकर किसी को शक हो सकता था और भीतर का जायजा लेने की नीयत से कोई दरवाज़ा खोलकर भीतर दाखिल हो सकता था। उसे फौरन वहां से कूच कर जाना चाहिए था। उसने हौले से खिड़की खोली और बाहर गर्दन निकालकर नीचे झांका। नीचे नीम अंधेरे में इमारत के पहलू के साथ साथ उसे 2 पुलिसिया टहलते दिखाई दिए। वो कुछ क्षण हिचकिचाता रहा और फिर खिड़की की चौखट पर चढ़कर परली तरफ प्रोजेक्शन पर उतर गया। प्रोजेक्शन बहुत संकरा था और वो बड़ी कठिनाई से उस पर खड़ा हो पा रहा था। उसने अपने पीछे खिड़की को बंद किया और दीवार के साथ चिपका चिपका प्रोजेक्शन पर इंच इंच करके इंटेंसिव केयर यूनिट की खिड़कियों पर से सरकने लगा। वो अगले कमरे की खिड़की पर पहुंचा। खिड़की उसने मजबूती से बंद पाई। वो और आगे बढ़ा। उसे हर खिड़की भीतर की तरफ से बंद मिली। उसी प्रकार प्रोजेक्शन पर सरकता हुआ वो इमारत के कोने तक पहुंच गया। वहां उसके हाथ पर नाले के पाइप से टकराए। वो पाइप को अपने हाथों और घुटनों के बीच पकड़कर इंच इंच नीचे सरकने लगा। वो प्रोजेक्शन पर चलने से भी ज़्यादा जोखिम का काम था, लेकिन उसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। पाइप के सहारे बड़े सब्र और मेहनत के साथ सरकता हुआ वो चौथी मंजिल के लेवल पर पहुंचा। वहां की एक खिड़की खुली थी। उसने सावधानी से भीतर झांका। वो नर्सों का ड्यूटी रूम था। भीतर 2 नर्सें बैठी थी। दोनों की तरफ उसकी पीठ थी। वो निशब्द कमरे में भीतर कूद गया। नर्सों के कान पर जूं भी नहीं रेंगी। वो दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी दरवाज़ा खुला और एक मैट्रन ने भीतर कदम रखा। डोंगरे को जैसे सांप सूंघ गया। ए मैन, मैट्रन उसे डांटती हुई बोली, तुम इधर क्या करता है? चलो बाहर निकलो। डोंगरे बौखलाया सा दरवाजे की तरफ बढ़ा और मैट्रन नर्सों पर बरसी। मैं तुम्हारे को कितनी बार बोला कि इधर किसी आदमी का आना नहीं मांगता। लेकिन मैडम, एक नर्स हैरानी से बोली, ये आदमी तो
तू मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मैट्रन बोली, यही बोलेगा ना, दूसरा नर्स का बॉयफ्रेंड है। अब तुम दोनों एक दूसरे को ब्लेम करेंगे। एक बोलेगा दूसरे का बॉयफ्रेंड है, दूसरा बोलेगा पहले का बॉयफ्रेंड है। लेकिन मैडम, जास्ती बात नहीं मांगता, इधर किसी आदमी लोग को नहीं बुलाने का है, ये जनाना वार्ड है मालूम। लेकिन बॉयफ्रेंड से मिलने का है तो ड्यूटी के बाद में। अपनी किस्मत पर खुद रस्क करता और मैट्रन को पीछे बंकता जंगता छोड़कर डोंगरे यूं पहले उस फ्लोर से और फिर अस्पताल से बाहर निकल गया जैसे पिक्चर छूटने पर सिनेमा हॉल से बाहर निकला हो। मुबारक अली ने संदिग्ध भाव से विमल को देखा। ये सोहल है? फिर वो बोला, हाँ। पलंग पर अधलेटा सा पड़ा तुकाराम बोला, लगता तो नहीं? कतई नहीं लगता, जॉर्ज सेबेस्टियन बोला। कुछ अरसा पहले इश्तहारी मुजरिम के तौर पर सोहल की सूरत के सारे शहर में इश्तहार लगे रहे थे। उन इश्तहारों वाली सूरत से तो इस शख्स की सूरत कतई नहीं मिलती। हाँ, जामवंतराव पुरजोर लहजे से बोला। विमल खामोशी से पाइप के कश लगा रहा था। उसने सतीश आनंद की तरफ देखा। तुम भी तो कुछ बोलो भाई, वो बोला। तुम्हारे जोड़ीदार इतना चहक रहे हैं, तुम खामोश रहोगे तो इनसे पीछे रह जाओगे। आनंद खामोश रहा। वो साफ साफ बिना इस बात पर विचार किए कि वो सोहल था या नहीं, उससे प्रभावित दिखाई दे रहा था। ये सोहल है, तुकाराम सहज स्वर में बोला। तो मुबारक अली जिद भरे स्वर में बोला, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इश्तहार से इसकी शक्ल क्यों नहीं मिलती? इश्तहार को अंग्रेजी में पोस्टर कहते हैं, जॉर्ज बोला। क्योंकि, तुकाराम बोला, इश्तहार वाली तस्वीर बहुत पुरानी थी। वक्त के साथ साथ इंसानी सूरत में भी बहुत तब्दीलियां आ जाती हैं। लेकिन और फिर अगर वो सोहल नहीं भी है तो तुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मुबारक अली बोला, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं सोहल की सरदारी कबूल कर सकता हूँ, किसी, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, लल्लू पंजू की नहीं। मुबारक अली, तुकाराम अपलक उसे घूरता हुआ बोला, तू मेरे को लल्लू पंजू बोला? मैं? मुबारक अली सक पकाया। तू मेरे को ऐसा कब बोला बाप? इधर तो किसके पास आया है? तुम्हारे पास। क्यों? क्योंकि तू मेरे को अपनी सरदारी के काबिल मानता है। वो तो है, अगर मेरी टांग न टूटी होती तो इस जुबान दराजी की नौबत ना आती। तो अब तक तेरी स्कीम का पास फेल जो भी हल निकलना होता निकल भी चुका होता। वो तो ठीक है, लेकिन बाप, ये आदमी। मुबारक अली, मैं तेरे को बोला कि ये सोहल है, या तो तू इसे सोहल कबूल कर और या मुझे इस बाबत झूठ बोलने का कोई फ़ायदा बता। अगर तू मेरी, तुकाराम की बात पर विश्वास नहीं कर सकता तो यहाँ खाली पीली अपना टाइम खराब मत कर। उठकर अपने घर जा। चलो उठ, तुम भी चलो भाई लोगों। किसी ने उठने का उपक्रम ना किया। चारों की व्याकुल निगाहें आपस में मिली। फिर आंखों ही आंखों में उनकी कोई मंत्रणा हुई। एक गुस्ताखी। फिर मुबारक अली ने विनयशील स्वर में कहा, माफ़ हो तो कुछ बोलूँ बाप? कोई गुस्ताखी नहीं मांगता। तुकाराम सख्ती से बोला, हाँ बोल या ना बोल। हाँ है तो इधर बैठ, ना है तो फुट। बाप, मुबारक अली विमल की कोहनी छूता हुआ बोला, मैं तेरे को बोला। अरे, तुकाराम झल्लाया। कहा ना। विमल ने हाथ उठाकर तुकाराम को चुप रहने का संकेत किया और फिर मुबारक अली से बोला, क्या कहना चाहते हो? कुछ अर्सा पहले इधर कमाटीपुरे में पीटर नाम का एक टैक्सी ड्राइवर होता था। वो नशे में अक्सर बॉम्ब मारता था कि उसने सोहल को मारा था। उसने नूरपुर के, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, समुद्र तट पर सोहल की छाती में ये लंबा। मुबारक अली ने अपना बायां हाथ फैलाकर दाएं हाथ से अपनी कोहनी छुई। बर्फ काटने वाला सुआ उतार दिया था। बाप, अगर पीटर सच बोलता था तो तू सोहल है तो तू पीटर को जानता होगा। जानता था, विमल बोला। उसकी ज़िंदगी की आखिरी घड़ियों में मैं पीटर को जानता था। वो मरा कैसे? मैंने उसे शूट किया था। कहाँ? वर्सोवा बीच पर। क्यों? क्यों का क्या मतलब? विमल उसे घूरता हुआ बोला, जिस आदमी ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी उसे क्या मुझे जिंदा छोड़ देना चाहिए था? वो सच में तुम्हारी छाती में सुए से वार किया था? हाँ। बाप, फिर भी तू बच गया, है ना कमाल की बात। मेरे को तो विश्वास नहीं होता कि ऐसा कोई वार तुम्हारी छाती पर हुआ होगा। विश्वास कर लो बाप, क्या सच में ही एक नंबर का हरामी है ये मुबारक अली। तुकाराम झल्ला कर बोला, साफ साफ जुबान से नहीं भौंक रहा, लेकिन असल में ये तेरी छाती पर हुए उस वार का निशान देखकर तस्दीक करना चाहता है कि तू सोहल है। नहीं, विमल तनिक मुस्कुरा कर बोला, अपनी वो रट ये छोड़ चुका है। अब इसे वैसे ही यकीन है कि मैं सोहल हूँ, तभी तो ये अभी तक यहाँ बैठा है। क्यों मियाँ? मुबारक अली चेहरे पर अनिश्चय के भाव लिए खामोश बैठा रहा। एकाएक विमल उठ खड़ा हुआ। वागले, वो सख्ती से बोला, ये लोग जा रहे हैं, इन्हें बाहर तक छोड़ कर आओ। हम नहीं जा रहे। एकाएक मुबारक अली का मिजाज बदला। वो व्यग्र भाव से बोला, बैठो बाप। विमल ने बैठने का उपक्रम नहीं किया। प्लीज, आनंद बोला।
अपुन अपनी स्कीम बोलता है। मुबारक अली बोला, वो क्या है कि विमल बैठ गया। अब मुंह क्या देखता है। मुबारक अली अपने शागिर्द पर झल्लाया। नक्शा निकाल। जॉर्ज सेबेस्टियन ने जेब से एक तह किया कागज निकालकर मुबारक अली को थमाया। ये नक्शा देखो बाप। मुबारक अली तह किए हुए कागज को खोलकर अपने घुटनों पर फैलाता हुआ व्यग्र भाव से बोला, ये कोई 5 फरलांग लंबा बाजार है जो कि जोहरी बाजार के नाम से जाना जाता है। इसमें इधर यहाँ एक नवी बनी सुनारों की मार्केट है जिसकी बेसमेंट में 500 लॉकरों वाला वॉल्ट है। मेरे पास 60 लॉकरों की, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, नकली चाबियां हैं, डुप्लीकेट कीज, जामवंत राव बोला। फिर मुबारक अली के निर्देश पर जामवंत राव ने बताया कि वे चाबियां उसने कैसे मुहैया की थी और कौन कौन से तालों की डुप्लीकेट चाबियां उसके पास उपलब्ध थी। स्कीम क्या है? विमल तनिक उतावले स्वर में बोला। बाप, मुबारक अली बोला, आजकल जोहरी बाजार का इलाका, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मजहबी दंगों के लिए बदनाम है। कम्युनल राइट्स, आनंद बोला। सांप्रदायिक दंगे वहाँ पलक झपकते फूट पड़ते हैं। बड़ा सेंसिटिव इलाका माना जाता है। वहाँ कई बार इतना खून खराबा हो चुका है कि इलाके की हवा भारी भी लगती है तो पुलिस फौरन वहाँ कर्फ्यू लगा देती है। वहाँ ऐसे दंगे फैला देना, मुबारक अली बोला, अब उनके बाएं हाथ का खेल है। यानी कि, विमल बोला, तुम्हारी स्कीम पर अमल करने के लिए जोहरी बाजार के इलाके में कर्फ्यू लगी होनी ज़रूरी है। हाँ, मुबारक अली बोला, तभी तो बाजार सुनसान होगा, तभी तो बाजार की दुकानों के ऊपर जो लोग रहते हैं वो घर से निकलने से गुरेज करेंगे। आगे बाजार दोनों सिरों से खुला है। रात को कर्फ्यू के दौरान बाजार के दोनों सिरों पर 4-4 पुलिसिये बैठे रहते हैं। वैसे उन्होंने बाजार में गश्त भी लगाना रहता होता है, लेकिन अपन खुद देखेला है कि आलस में वो गश्त नहीं लगाते। आजकल बरसात का मौसम है, जॉर्ज बोला, जो लोग साफ मौसम में गश्त नहीं लगाते बरसात में तो क्या गश्त लगाएंगे। बाप, मुबारक अली बोला, ये गश्त वाली बात मैं तो मेरी, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, जानकारी के लिए बोला। वैसे उनकी गश्त से हमारी स्कीम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? विमल बोला, क्योंकि हम लोगों को उन पुलिसियों को काबू करने का और उनकी जगह अपने आदमी बैठाने का है। विमल सक पकाया। उसने तुकाराम की तरफ देखा। तभी तो तुकाराम धीरे से बोला, 25 प्यादों की ज़रूरत है। आई सी, विमल पाइप का गहरा कश लगाकर बोला। वॉल्ट में कोई अलार्म वगैरह भी होगा? है, जवाब जामवंत राय ने दिया। वहाँ ऐसे अलार्म की व्यवस्था है कि वॉल्ट के दरवाजे के साथ कैसी भी कोई छेड़खानी की जाने पर नज़दीकी पुलिस चौकी में घंटी बजने लगती है। उस अलार्म को काटने की कोई तरकीब होगी तुम लोगों के पास? जामवंत राव ने इंकार में सिर हिलाया। नहीं है, नहीं है, मुबारक अली बोला, लेकिन अलार्म पड़ा बजता रहा, हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कैसे? पुलिस चौकी भी तो हमारे कब्जे में होगी। क्या? विमल बुरी तरह चौंका। जोहरी बाजार की अपनी पुलिस चौकी है जो कि बाजार के, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, उत्तरी सिरे पर चौराहे से थोड़ा हटकर है। चौकी के इंचार्ज दरोगा समेत वहाँ 5 या 6 आदमी होते हैं। हम बड़े आराम से उन्हें काबू में कर सकते हैं और चौकी पर कब्जा कर सकते हैं। चौकी हमारे कब्जे में होंगी तो वहाँ बजती घंटी से क्या फ़र्क पड़ेगा? हम घंटी के बजते ही उसे चुप करा देंगे। वॉल्ट वालों ने पहरेदारी का कोई अपना इंतज़ाम नहीं किया हुआ? किया हुआ है। वॉल्ट में वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, नाइट वॉचमैन, जामवंत राव बोला। वही, मुबारक अली बोला, 2 नाइट वॉचमैन होते हैं वहाँ, उन्हें हम बड़ी आसानी से काबू में कर लेंगे। वो सशस्त्र होंगे? हाँ, अगर उन्होंने गोली वोली चला दी तो रात के सन्नाटे में गोलियों की आवाज़ सारे बाजार में गूंजेगी। वो आवाज़ सुनकर अगर वहाँ रहते परिवारों में से किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया तो वो फ़ोन भी पुलिस चौकी में ही बजेगा जो कि हमारे कब्जे में होंगी। फ़ोन कहीं और भी किया जा सकता है, किसी की पुलिस कमिश्नर से वाकिफ़ियत हो सकती है, किसी को उस थाने को फ़ोन करना सूझ सकता है जिसके अंडर की जोहरी बाजार वाली चौकी आती है। हम टेलीफोन की केबल भी तो काट देंगे ना बाप, मुबारक अली बोला। टेलीफोन की मेन केबल कट जाएगी, आनंद बोला, तो फ़ोन तो सारे इलाके में ही डेड हो जाएंगे। उनमें वॉल्ट का टेलीफोन भी होगा। तुम लोगों को टेलीफोन की केबल का रूट मालूम है? हमने मालूम किया है, आनंद बोला। टेलीफोन की केबल उस सारे इलाके में फैले अंडरग्राउंड सीवर रूट से होके गुजरती है। सीवर का कोई एक मेन होल खोलकर हम भीतर घुस सकते हैं और इलाके के टेलीफोन को फीड करती टेलीफोन की मेन केबल को काट सकते हैं। जब टेलीफोन की केबल काट सकते हो तो चौकी पर लगी अलार्म बेल तक की जाती बिजली की तार क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि शिविर में बिजली की बेशुमार तारें हैं, उनमें से अलार्म बेल की तार छांटना हमारे बस का काम नहीं। बिजली की तमाम तारें एक जैसी हैं, हम उनमें भेद नहीं कर सकते। लेकिन टेलीफोन की केबल की अपनी अलग पहचान होती है, इसलिए उसे हम बड़ी सहूलियत से काट सकते हैं। आई सी, अब देखो बाप, मुबारक अली एकाएक खुशी से हाथ मसलने लगा।
कितनी बढ़िया। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कंडीशन है, जॉर्ज सेबेस्टियन बोला। सिचुएशन, जामवंत राव ने संशोधन किया। हाँ वही, मुबारक अली बोला। कितनी बढ़िया सिचुएशन है। कर्फ्यू की वजह से इलाका सुनसान है। वहाँ तैनात पुलिसिए हमेरे हैं। चौकी पर हमेरा कब्जा है। लोग अपने अपने घरों में सो रहे हैं। वहाँ से कोई आदमी बाहर नहीं जा सकता। वहाँ से कोई टेलीफोन कॉल बाहर नहीं जा सकती। वॉल्ट की अलार्म बेल बजेगी भी तो उसे सिर्फ हमारे आदमी सुनेंगे। वॉल्ट के गार्ड हमारे कब्जे में होंगे। डुप्लीकेट चाबियाँ हमारे पास तैयार हैं। हम बड़े इत्मीनान से वॉल्ट खोलेंगे, उसके 60 लॉकर खोलेंगे और उनका माल साफ कर देंगे। बाप, मुबारक अली ने खीसे निपोरी। कैसी लगी स्कीम? बेकार, विमल सहज भाव से बोला। मुबारक अली ने यूं शक्ल बनाई जैसे किसी ने उसे तमाचा मारा हो। उसके चेहरे से खुशी के भाव उड़ गए। उसने हाथ मसलने बंद कर दिए। उससे मिलती जुलती ही हालत उसके जोड़ीदार की हुई। क्या नुक्स है? मुबारक अली भुनभुनाया। नुक्स ही नुक्स है, विमल बोला। लेकिन सबसे बड़ा नुक्स तो डुप्लीकेट चाबियां हैं जिनसे तुम समझते हो कि लॉकर खोल लोगे। मतलब उन चाबियों से लॉकर नहीं खुलने के। क्यों? क्योंकि वॉल्ट के लॉकरों का निर्माण ऐसी पद्धति से होता है कि उनको डुप्लीकेट चाबी नहीं लगती, चाहे वो कितनी चतुराई से क्यों ना बनाई गई हो। हाँ, मक्खी पर मक्खी मार कर भी चाबी बनाई गई हो तो डुप्लीकेट चाबी लॉकर में नहीं लगेगी। कौन कहता है? मैं कहता हूँ। लॉकर बनाने वाली कंपनियाँ कहती हैं। मुबारक अली ने फिर बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन होंठ भींच लिए। फिर उसने जामवंत राव की तरफ देखा। वो क्या है कि जामवंत राव बोला। चाबी बनाने वाला कहता था कि वो कुछ भी कहता हो, विमल बोला। डुप्लीकेट चाबी लॉकर में नहीं लगती। लॉकर की चाबी माइक्रोस्कोपिक प्रिसिशन से बनाई जाती है। उसकी हूबहू डुप्लीकेट बन ही नहीं सकती। माइक्रोस्कोपिक क्या? मुबारक अली बोला। प्रिसिजन, विमल बोला। बारीकी, नफासत। मैंने डुप्लीकेट चाबियाँ, जामवंत राव तनिक आवेशपूर्ण स्वर में बोला, किसी मोड़ पर बैठे लोहार से नहीं बनवाई। मैंने चाबियाँ ऐसे ही कारीगर से बनवाई हैं जो इन बारीकियों को समझता है। 2-2 रुपये में होने वाले काम के 100-100 रुपये दिए हैं मैंने। उसने हर डुप्लीकेट चाबी ऐसी होशियारी से बनाई है कि असली और डुप्लीकेट में फ़र्क नहीं पता लगता। ज़रूर नहीं लगता होगा, लेकिन ताले में वो फिर भी नहीं लगेगी। किसी चीज़ को नंगी आंख से देखने में और माइक्रोस्कोप से देखने में फ़र्क होता है। माइक्रोस्कोप की आंख के नीचे तुम्हारी डुप्लीकेट चाबी में दर्जनों बल्कि सैकड़ों नुक्स पाए जाएंगे। मैं नहीं मानता। मैं कहता हूँ कि चाबियाँ लॉकरों में ज़रूर लगेंगी। इसे मुबारक अली वाली अंग्रेज़ी में विशफुल थिंकिंग कहते हैं। मैं कहता हूँ जो तुम कहते हो वो मैंने सुना है। बार बार एक ही बात दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं। ये शाश्वत सत्य है कि तुम्हारी कोई डुप्लीकेट चाबी लॉकर नहीं खोल सकती। लेकिन तुमने अपनी किसी चाबी को किसी लॉकर में आजमाया? खोलकर देखा कोई लॉकर? नहीं। क्यों? नौबत ही नहीं आई, मौका ही नहीं लगा। मेरे ऐसा कुछ कर पाने से पहले ही मैं नौकरी से निकाल दिया गया। आई सी। चाबी क्या अब नहीं आजमाई जा सकती? तुकाराम ने सवाल किया। अब कैसे आजमाई जा सकती है? जामवंत राव बोला। हम वहाँ एक लॉकर किराए पर ले लेते हैं। अपना लॉकर खोलने के बहाने जब हम वॉल्ट में घुसेंगे तो कोई डुप्लीकेट चाबी आजमा कर देख लेंगे। अब जामवंत राव दबे स्वर में बोला, वहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। ओह, लॉकर, आनंद बोला। डुप्लीकेट चाबी से खुलता है या नहीं? 1 मिनट के लिए अगर इस मामले को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो और क्या नुक्स है स्कीम में? और नुक्स सुनो, विमल बोला। अभी तुम लोगों ने बाजार के दोनों सिरों पर और चौकी पर तैनात 13-14 पुलिसियों को काबू में करना है और उनकी जगह अपने आदमी बैठाने हैं। पुलिसियों को कत्ल करने का इरादा तो होगा नहीं तुम्हारा? नहीं, मुबारक अली बोला। चेहरों पर नकाब ओढ़कर तो पुलिसियों के सिर पर पहुंचा जाएगा नहीं। नकाब देखते ही वो होशियार हो जाएंगे। एग्जैक्टली, यानी कि कई पुलिसिए तुम्हारे कई आदमियों की सूरत से वाकिफ होंगे और तुम्हारे आदमी होंगे सारे के सारे भाड़े के प्यादे। बाद में अगर उनमें से कोई एक भी पकड़ा गया तो क्या वो बाकी सबको नहीं पकड़वा देगा? मुबारक अली के मुंह से बोलना फूटा। ये तो है बात की बात। ऑपरेशन के दौरान तुम्हारे 25 प्यादों में से किसी एक की भी हिम्मत दगा दे गई तो भगदड़ का माहौल बन जाएगा। 25 आदमियों को, 25 ऐसे आदमियों को जिनके हौसले, जिनके मिजाज से तुम वाकिफ नहीं, काबू में रखना कोई हंसी खेल नहीं। तुम्हारे प्यादे जब नकली पुलिसिए बने कर्फ्यूग्रस्त इलाके में तैनात होंगे, फ़र्ज़ करो उस वक्त वहाँ पुलिस के किसी आला अफसर की गश्त हो जाती है जो कि यकीनन हो सकती है, तो तुम्हारे किराए के आदमी शर्तिया वहाँ से भाग खड़े होंगे। कोई कुछ न बोला। तुम कहते हो कि लोग कर्फ्यू के दौरान अपने घरों में बंद होंगे, लेकिन इमरजेंसी में कोई कर्फ्यू का खौफ नहीं खाने वाला। इमरजेंसी क्या? मुबारक अली बोला। इतने परिवार वहाँ रहते हैं, वहाँ रात को एक है किसी का
अपेंडिसाइटिस तंग कर सकता है, किसी को दिल का दौरा पड़ सकता है, किसी की बीवी को बच्चा होने वाला हो सकता है। तब क्या वो बावजूद कर्फ्यू घर से बाहर नहीं निकलेगा? ऐसे किसी आदमी को वॉल्ट लुटता होने की भनक पड़ गई तो वो सारे इलाके में जाग करा देगा। किसी को वॉल्ट से क्या मतलब होगा? आनंद बोला, वॉल्ट से मतलब नहीं होगा, लेकिन डकैती से होगा। विमल बोला, आपके पड़ोस में डाका पड़ रहा हो तो आप हालात से निर्लिप्त होकर हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे रह सकते। डकैती एक ऐसे खतरे का नाम है जिससे हर कोई खबरदार होना मांगता है। साहिबान, एक बार सिलसिला शुरू हो गया तो सारे शहर में कोहराम मच जाएगा। फिर हम सबके सब चूहों की तरह उस बाजार में फंसे होंगे। और आनंद बोला, अभी भी और? विमल घूर कर उसे देखता हुआ बोला। आनंद ने जवाब न दिया। उसने बेचैनी से पहलू बदला। और वॉल्ट के दरवाजे पर टाइम लॉक हो सकता है। टाइम लॉक क्या? मुबारक अली बोला, ये एक ऐसा इंतज़ाम होता है जिससे एक निश्चित पूर्व निर्धारित वक्त से पहले चाबी लगाकर भी वॉल्ट का दरवाज़ा नहीं खोला जा सकता। ऐसा कोई इंतज़ाम वहाँ नहीं है। जामवंतराव बोला, होता तो तुम्हें खबर होती। हाँ, तुम्हारी नौकरी छूटे 3 महीने हो चुके हैं। इस दौरान अगर वहाँ ऐसा कोई इंतज़ाम किया जा चुका हुआ तो क्या तुम्हें खबर होगी? जामवंतराव का सिर अपने आप इनकार में हिला। इस दौरान वहाँ कोई अतिरिक्त अलार्म सिस्टम लगाया जा चुका हो सकता है। नाइट वॉचमैनों के पास वायरलेस सेट हो सकते हैं जिनकी वजह से वे टेलीफोनों के ही मोहताज नहीं बने रह सकते। ओह दोस्तों, कुछ नहीं रखा इस स्कीम में। बाप, मुबारक अली बोला, तू सोहल है, तू खालिद सोहल है। विमल की बेसाख्ता हंसी छूट गई। यानी कि, आनंद धीरे से बोला, वॉल्ट लूटने की कोई तरकीब मुमकिन नहीं। ये मैंने कब कहा? विमल बोला, मैंने कहा है वॉल्ट लूटने की ये तरकीब मुमकिन नहीं। यानी कि कोई और तरकीब है? मुबारक अली आशापूर्ण स्वर में बोला। तब तुकाराम और वागले की निगाहें भी सोहल पर टिक गई। मुझे उस अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम में कुछ संभावनाएं दिखाई देती हैं जो कि तुम कहते हो कि उस सारे इलाके में फैला हुआ है और जिसमें बिछी टेलीफोन की मेन केबल तुमने अपनी स्कीम के मुताबिक काटनी थी। किसी ने उस शिविर में घुसकर देखा है? हम चारों ने देखा है, मुबारक अली बोला। कितनी क्लियरेंस का शिविर है वो? क्या क्लियरेंस? वैसे हर बात की बाबत पूछते हो कि वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मतलब किसी बात का नहीं समझते। मुबारक अली ने खीसे निपोरी। 5 फुट क्लियरेंस है शिविर में। आनंद बोला, कहीं कहीं कम भी हैं, लेकिन 4.5 फुट से कम नहीं है। पानी कितना रहता है? घुटने घुटने, लेकिन आजकल बरसात का मौसम है, पानी बढ़ भी सकता है। कोई शिविर रूट वॉल्ट के पहलू से गुजरता है? एकदम सटकर ना सही, थोड़ा फासले से गुजरता है। चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यानी कि नहीं मालूम। चारों सिर इंकार में हिले। सरदार, तुकाराम असमंजसपूर्ण स्वर में बोला, शिविर के बारे में इतने सवाल क्यों? वॉल्ट बेसमेंट में बता रहे हैं ये लोग। विमल बोला, मैं इस संभावना पर विचार कर रहा था कि क्या शिविर में घुसकर वहां से वॉल्ट तक सुरंग खोदी जा सकती है। ऐसा तभी मुमकिन हो सकता है जबकि वो 5 फुट क्लियरेंस वाला शिविर रूट वॉल्ट की इमारत के किसी पहलू के करीब से गुजरता हो। अगर हम ऐसी सुरंग खोद कर वॉल्ट में घुस सके तो हमारी कई मुश्किलें अपने आप हल हो सकती हैं। मसलन तब हमें 25 प्यादों के अतिरिक्त फौज की ज़रूरत नहीं होगी। सुरंग खोदने में कोई टाइम लिमिट लगानी ज़रूरी नहीं होगी, इसलिए वो हम ही लोग खोद सकते हैं। ये तो बहुत वक्त खोने वाला काम होगा। वागले बोला, तो क्या हुआ? हमारी कौन सी गाड़ी छूट रही है? सुरंग के रास्ते हम वॉल्ट में घुस भी गए। जामवंतराव बोला, तो भी हम लॉकर कैसे खोल लेंगे? मेरी चाबियां तो तुमने फेल कर दी। लॉकर चाबियों से खुलते हैं तो इससे बढ़िया बात और हो ही क्या सकती है, वरना हम लॉकरों को एसिटिलीन टॉर्च में गलाकर खोलेंगे। ओह, लेकिन ये सब बात की बातें हैं। पहले हमें सिविल रूट्स की मुकम्मल जानकारी होनी चाहिए। वो कैसे होगी? यही तो लाख रुपए का सवाल है। जैसी जानकारी हम चाहते हैं वो कोई ज्ञानी व्यक्ति ही हमें मुहैया करा सकता है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति कहाँ मिलेगा? आनंद के मुंह से निकला। कॉरपोरेशन के दफ्तर में। नगर का निज़ाम चलाने वाली जो सिविल अथॉरिटी होती है वही ऐसी बातों का रिकॉर्ड रखती है। वहाँ ये जानकारी भी दर्ज होती है कि कहाँ से पावर केबल गुजर रही है, या कहाँ से टेलीफोन की लाइन गुजर रही है, या कहाँ से वॉल्ट के पुलिस चौकी में बजने वाले अलार्म का तार गुजर रहा है। आपको कॉरपोरेशन के दफ्तर में कोई अपने मतलब का आदमी तलाश करके उसे यूं शीशे में उतारना होगा कि उससे हमें हमारी मनमाफिक जानकारी हासिल हो जाए। अगर ऐसा कोई आदमी हम न ढूंढ सके तो? मुबारक अली बोला, या उससे हमें जानकारी हासिल ना हो सकी। जामवंतराय बोला, या हासिल जानकारी हमारे काम की ना निकली। आनंद बोला, तो फिर वॉल्ट को और उसको लूटने के ख्याल को नमस्ते। विमल बोला, नमस्ते नहीं होगी। मुबारक अली दृढ़ स्वर में बोला, नमस्ते नहीं होने देंगे हम। बाप, हम वही करेंगे जो तू बोला। हम ऐसा कोई आदमी ढूंढेंगे, उसे पटाएंगे और उससे अपना मतलब निकालेंगे। कब तक? तुकाराम बोला,
हफ्ता 10 दिन तो लगेगा ना बाप। ठीक है। फिर महफिल बर्खास्त हो गई। तो दोस्तों, ये था चेहरे पे चेहरा नॉवल का 5वां पार्ट। आपको ये पार्ट कैसा लगा, प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।